अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट हो गया, तो हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाते हैं। सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका नाम है, और स्टार्टिंग में जो हिस्ट्री है इसकी उसको हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से बता देता हूँ, डेमोक्रेटस था एक साइंटिस्ट जिसने एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म दिया था एटोमोस, जिसका मतलब था ऐसी चीज़ जो डिवाइड ना हो सके, उसे कहते हैं इनडिवाइजिबल पार्टिकल। उसके बाद जॉन डाल्टन साहब आए थे, एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे, उन्होंने कहा था कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद की जो हिस्ट्री है ना, आज हम पढ़ते हैं। एक इस टॉपिक को कवर करवाने का टेबुलर चार्ट में मकसद ये है कि आसानी के साथ कवर हो जाए। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा बहुत लेंथी भी है, इस वजह से हम इसको टेबुलर चार्ट में इस वजह से हम करते हैं ताकि एक एक चीज़ को आप अच्छे तरीके समझ जाए। क्योंकि अब चार्ज भी एक वैल्यू है, मास भी एक वैल्यू है, चार्ज और मास भी एक वैल्यू है, तो वैल्यू एक कंपैरिजन मेथड में याद होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ। ये जो फीचर लिखे हुए हैं इनको ही हम डिस्कस करते हैं, और इन फीचर में ही आपका कंप्लीट ये जो टॉपिक है ना वो कवर हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था जे थॉमसन। ठीक है, एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन, और उसके बाद और भी साइंटिस्ट ऐसे थे जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में रोल प्ले किया था। एक दूसरे साइंटिस्ट थे माइकल फराडे। ठीक है, माइकल फराडे भी थे। एक और भी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम क्रूक्स, तो विलियम क्रूक्स, जे थॉमसन और माइकल फराडे, ये तीन साइंटिस्ट थे जिनका एक बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। और तो और जो विलियम क्रूक्स है इसने डिस्चार्ज ट्यूब को भी डिस्कस किया था और उसको डिस्कवर भी किया था। डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी ट्यूब जिस ट्यूब के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। एक ऐसी ट्यूब जिस ट्यूब के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी। तो एक सीक्वेंस वाइज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी करने वाला कौन सा साइंटिस्ट था? सबसे पहले गोल्डस्टीन था। गोल्डस्टीन के साथ और कौन सा साइंटिस्ट हो सकता था? एक अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड भी था। रदरफोर्ड ने, अब देखें ना, जो मेन डिस्कवरी है ना वो गोल्डस्टीन ने की थी। अब इधर लिख भी देता हूँ, जो मेन प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्रोटॉन जो नाम है ना वो रदरफोर्ड ने दिया था, और प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो जे थॉमसन ने दी थी। ठीक है, इधर मैं लिख भी देता हूँ जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या किया था? प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, कौन सी प्रॉपर्टीज़? ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसका डिस्कवरी का मेथड और इसकी डिफ्लेक्शन हो गई। ठीक है, चार्ज जो मास रेशो हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं ना जे थॉमसन ने दी थी। ठीक है, अब न्यूट्रॉन को डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया था? उसका नाम था जेम्स चैडविक। अब ऐसा ना समझे कि ये जो चंद साइंटिस्ट लिखे हुए हैं सिर्फ इन्होंने ही सारा काम किया था और किसी ने काम नहीं किया था। हज़ारों साइंटिस्ट आए थे एक एक चीज़ को डिस्कवर करने के लिए। तो यही इनका नाम क्यों है? क्योंकि मेजर रोल इनका है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन के सब एटॉमिक पार्टिकल 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मेजर प्रोपोर्शन इनका होता है एटम में। ठीक है, तो अब हम आते हैं चार्ज के ऊपर। चार्ज किसकी? इलेक्ट्रॉन की चार्ज। इलेक्ट्रॉन की चार्ज कैसी होती है? पहली बात माइनस की होती है। प्रोटॉन की चार्ज कैसी होती है? प्लस की चार्ज। और न्यूट्रॉन की कोई चार्ज होती है?
न्यूट्रॉन की कोई भी चार्ज नहीं होती। इस वजह से न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या कहते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो नेगेटिव है, ये तो बात समझ आती है, लेकिन कितनी है वो अब आपने याद रखना है। 1.6 × 10⁻⁻⁻19। अब चार्ज का यूनिट कौन सा होता है? कूलम। चार्ज का यूनिट कौन सा होता है? कूलम। और प्रोटॉन की जो चार्ज है वो कितनी होती है? प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इनकी चार्ज सेम एंड अपोजिट होती है। कहने का कि ये मतलब है कि जो मैथमेटिकल डिजिट होते हैं ना, उनको कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है एंड चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होती है। ठीक है, ये रही हमारी चार्ज। उसके बाद हम आते हैं मास के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 × 10⁻⁻27। अब इसका यूनिट क्या है? केजी। अगर सेम चीज़ को अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 9.1 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये दोनों अपने याद रखने चीज़ें। केजी में लिखते हैं तो -27 और ग्राम में लिखते हैं तो 3 माइनस कर देते हैं, सॉरी 3 एड अप कर देते हैं। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.602 × 10⁻⁻27 kg। और इनका ग्राम में अगर लिखते हैं तो वो कितना होता है? 1.602 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये अपने चीज़ें कुछ याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास। अब न्यूट्रॉन का मास कितना है? वो भी लगभग प्रोटॉन के इक्वल होता है। ऐसे कह भी सकते हैं कि इक्वल ही होता है, लेकिन पॉइंट के बाद बहुत सी माइनर सा डिफरेंट आ जाता है। अब देखें 1.60। अब इधर क्या है? 2 है, तो इधर कौन सा आएगा? 5 × 10⁻⁻27 kg। अगर ग्राम में लिखते हैं तो कैसे? 3 प्लस कर देते हैं, 1.605 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये रही हमारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, इधर। और अब आगे हम बढ़ते हैं चार्ज और मास रेशो। चार्ज और मास रेशो कहने का क्या मतलब है कि हमने चार्ज को ऊपर रखना है, चार्ज को हमने ऊपर रखना है और मास को हमने नीचे रखना है। इस रेशो को हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशो। इस रेशो क्या कहते हैं हम? चार्ज टू मास रेशो। ये एक कैलकुलेटर के ज़रिए से आप कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू क्या आती है वो इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये किस तरीके से काउंट होगी? चार्ज को आपने ऊपर रखना है, डिवाइड करना है किसके साथ? मास के साथ डिवाइड जैसे करते हैं ना, आपके पास चार्ज टू मास रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो इनका होता कितना है चार्ज टू मास रेशो? 1.7588 × 10⁻11। अब देखें ना, ऊपर क्या है? चार्ज। चार्ज का यूनिट कौन सा होता है? कूलम। और मास का यूनिट कौन सा होता है? केजी। ये रहा आपका चार्ज टू मास रेशो। आपकी बुक में प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशो नहीं है, लेकिन हमने कैलकुलेट करके आप बता रहे हैं आपको। 9.1 × 10⁸8 कूलम पर केजी। ये होता है प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, और न्यूट्रॉन का कौन सा होता है? 0। क्यों? न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होती, न्यूट्रॉन का होता है मास। अब किस तरीके से देखें ना, आप इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें ना, चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, अब न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सी होती है? न्यूट्रल पार्टिकल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इसके मास कितना है? इसका मास कितना है? ये देखिए, आप क्या लिखा हुआ है? 1.6। कितना वाले? 1.605 × 10⁻⁻27 kg। अब नीचे जो भी डिजिट आएगा, अगर ऊपर 0 है तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। ठीक है, आप इधर क्या समझेंगे कि चार्ज टू मास रेशो जो न्यूट्रॉन का होता है ना, वो 0 होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, मास तो होता है, चार्ज नहीं होती। ठीक है, अब डिस्कवरी मेथड। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे? डिस्चार्ज ट्यूब में।
वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, डिस्कवरी मेथड इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा कौन सा होता है, कैथोड। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन की मूविंग कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन मूव, अब इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कैथोड, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, कैथोड टू एनोड। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ जब हो जाएगी उसके बाद हम डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे होती है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड, एनोड कहते हैं पॉजिटिव टू, एनोड टू कैथोड। ठीक है, एनोड टू कैथोड। अब इनके अलग अलग नाम भी हैं इन इलेक्ट्रोड की वजह से। अब हम इलेक्ट्रॉन को ये भी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, कैथोड रेज भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, कैथोड रेज भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम प्रोटॉन को केनाल रेज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, केनाल रेज भी कहते हैं और परफोरेटेड रेज भी कहते हैं। लिखता नहीं हूँ लेकिन आपने समझना है, उधर समझाऊंगा भी सही, इसको परफोरेटेड रेज भी कहते हैं। ठीक है, अब आप ही मुझे बताएं कि क्या न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होती है, चार्ज नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि इसकी डिस्कवरी कोई और मेथड से होगी। इसमें क्या होती है, बम्बार्टमेंट होती है, इसमें क्या होती है, बम्बार्टमेंट होती है। बम्बार्टमेंट किस एलिमेंट की किस एलिमेंट पे होती है ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बम्बार्टमेंट की बेरिलियम जिसका 4 एटॉमिक नंबर है और 9 एटॉमिक मास है, उसकी जो बम्बार्टमेंट किसके साथ होती है, हीलियम के साथ। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 एंड मास नंबर कितना होता है, 4। जैसे इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। अब देखें, ये 4 और 2 कितने हुए, 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का होता है। ठीक है, 6 किसका होता है, कार्बन का होता है। 4 और 9 कितने हुए, 13 हुए, तो कार्बन का मास कितना है, 12। तो इसके एक और बच गया, ये जो चीज़ बच जाती है ना, इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। बम्बार्टमेंट की वजह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है, ये आपने जहन में रखना है। और बम्बार्टमेंट किस एलिमेंट की किस पर, हीलियम की बम्बार्टमेंट किस पर, सॉरी बेरिलियम की बम्बार्टमेंट हीलियम पर होती है, तो ऐसे ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है और कार्बन की भी। ठीक है, अब आते हैं डिफ्लेक्शन के ऊपर। डिफ्लेक्शन का मतलब है कि मुड़ जाना, एक चार्ज होती है अपोजिट की तरफ जाती है, अगर पॉजिटिव की डिफ्लेक्शन करवाएंगे तो वो किस तरफ जाएगी, नेगेटिव की तरफ। अगर नेगेटिव की डिफ्लेक्शन कराएंगे तो किस तरफ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ। अगर कोई ऐसा होगा जैसे न्यूट्रॉन है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो क्या ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे, जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो कि वो कहाँ से जाएंगे, वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे या नेगेटिव की तरफ जाएंगे। इस वजह से ये डिफ्लेक्शन शो करते ही नहीं है। ठीक है, इधर मैं ये जो मैंने अभी बातें आपको बताई वो इधर लिख भी देता हूँ। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ होती है। अब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है तो डिफ्लेक्ट कहाँ होंगे, किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ जा नहीं सकते, रिपल्जन होगी, तो कहाँ जाएंगे, डिफ्लेक्शन की वजह से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएंगे, अब लिख देता हूँ। डिफ्लेक्शन कहाँ होगी, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स एनोड। अगर हम एनोड भी कह सकते हैं या तो हम ये भी कह सकते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब प्रोटॉन है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है तो कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, डिफ्लेक्शन कहाँ शो करेंगे,
डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स कैथोड नेगेटिव की तरफ, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है ना, इस एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। जैसे यहाँ हमने कहा क्या टुवर्ड्स पॉजिटिव, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, डिफ्लेक्ट कहाँ करेगी? टुवर्ड्स पॉजिटिव। अगर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है वो डिफ्लेक्ट कहाँ करेगी? डिफ्लेक्ट कहाँ करेगी? टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ठीक है, कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी? टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। क्या न्यूट्रॉन, मैंने आपको अभी बताया कि न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन शो करता है कि नहीं करता? डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनकी कोई चार्ज नहीं होती। अगर न्यूट्रल एटम है तो वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। क्या वो आयोनाइज होगा? नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होती। आयोनाइजेशन कौन होते हैं? जिनके ऊपर कोई चार्ज होती है। तो इनके ऊपर ना ही इनकी आयोनाइजेशन होती है, या ऐसे समझिए कि आयोनाइजेशन ना होने के बराबर होती है। ठीक है, तो इधर डिफ्लेक्शन शो नहीं करते। इधर हम एक्स का कांटा लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि डिफ्लेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये ठीक है। तो बच्चे इधर हमने बाय मिस्टेक कर ली, तो यहाँ जो होंगे ना पावर कितनी होती है? माइनस 31 kg होती है। ठीक है, अगर kg को -31 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 3 पावर प्लस करते हैं। तो अगर -31 में 3 पावर प्लस करते हैं तो कितनी होगी? -28 ग्राम। ठीक है, और बाकी चीज़ें हर चीज़ सही है। तो इधर हम अब डिस्कस करते हैं किस चीज़ को? डिस्चार्ज ट्यूब को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो मेजर डिस्कवरी है ना वो इनकी वजह से हुई है। ठीक है, तो डिस्चार्ज के बारे में बहुत सी चीज़ें देखते हैं। इधर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं डिस्चार्ज ट्यूब का, जिसके मदद से हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई और प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई उस चीज़ को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इधर मैं एक रैंडम स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, ये एक गिलास ट्यूब थी। ठीक है, ये क्या थी? एक गिलास ट्यूब थी। इस गिलास ट्यूब में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। ये रहा हमारा इलेक्ट्रोड और ये दूसरा यह रहा हमारा इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इधर हम कुछ और भी चीज़ें इनकी जो इधर हम बैटरी है, वोल्टेज जहाँ से हम पास करते हैं वो हम लगाते हैं। ठीक है, ये रही हमारी क्या? डिस्चार्ज ट्यूब। ये रही हमारी क्या? डिस्चार्ज ट्यूब। तो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कस करते हैं, और इनको डिस्चार्ज को डिस्कवर करने वाला कौन सा साइंटिस्ट था? डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कवर्ड किसने किया था? ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। वो कौन सा था? विलियम क्रूक्स। ठीक है, ये साइंटिस्ट था विलियम क्रूक्स, जिसने डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कवर किया था। ठीक है, अगर ये डिस्चार्ज ट्यूब डिस्कवर ना होती तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी डिस्कवर्ड ना होते। ठीक है, इनकी वजह से डिस्कवर्ड हुए। अब ये रहा हमारा एक, अब ये देखें ना, ये बैटरी का एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ कनेक्ट होती है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट होती है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ। और ये पॉजिटिव चार्ज किसके साथ कनेक्ट होती है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ। और अब इधर आप देखें कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं हम कैथोड। और ये रहा हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? एनोड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? सबसे पहले तो आपने ये समझना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जैसे अब ये दें नेगेटिव, तो नेगेटिव मूव कहाँ करेंगे? अट्रैक्शन हो गई। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी? ऐसे होती कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड से रेज निकली थी।
ठीक है। ये रेज टच हुई थी किसके साथ, एनोड के साथ। जैसे एनोड, ये रेज जैसे एनोड के साथ टच हुई थी ना, तो इधर एक ग्लो हुआ था, ठीक है, एक लाइट इमिट हुई थी। ये क्योंकि ये हम गिलास ट्यूब है तो इधर एक ग्लो हुआ था, ठीक है, एक लाइट हुई थी। ये लाइट हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है। जो इधर इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस होता है ना, उस लिहाज से होती है, ठीक है। ये ग्रीन लाइट भी होती है, ये वाइट लाइट भी होती है, उस एलिमेंट पर डिपेंडेंट है, ठीक है। बहुत से एलिमेंट रख सकते हैं, लेकिन मेजरली कम जो मास होता है ना जिनका, हम वो रखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा डिस्चार्ज ट्यूब। अब और कुछ बातें डिस्कस हम करते हैं। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है, ठीक है। कैसे होती है, एक बार फिर से समझे। जैसे ही कैथोड इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और एनोड पर लगे, एनोड पर उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक किया। ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और जैसे इन्होंने एनोड पर जैसे स्ट्राइक किया तो एक इफेक्ट हुआ था जहाँ पर ग्लो हुई थी। ग्लो हुआ तो माइक्रोस्कोप से देखा कि कोई नेगेटिव स्पीशीज है, कोई नेगेटिव स्पीशीज है, जिसके तहत उन्होंने फिर इसको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक बैकवर्ड इफेक्ट भी डेवलप हुआ था, ऐसे ही एक बैकवर्ड इफेक्ट भी डेवलप हुआ था, और बैकवर्ड इफेक्ट की वजह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी भी बिल्कुल इसी वजह से हुई थी, ठीक है। अब जहाँ इलेक्ट्रॉन लगे थे ना, वहाँ एक इफेक्ट डेवलप हुआ था। क्या, मैंने क्या कहा, वहाँ एक क्या हुआ था, इफेक्ट डेवलप हुआ था। जहाँ से सपोज करें अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है तो यहाँ लगेगा, तो यहाँ से एक इफेक्ट डेवलप होगा। तो इफेक्ट होना कौन सा होगा, इधर एक दूसरी बात, इधर होते हैं गैसेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एक इफेक्ट होने की वजह से ये एक इफेक्टिव रेज हैं, ठीक है, ये क्या है, एक इफेक्टिव रेज हैं। और इधर क्या होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं। इधर क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, सारे एक गैसेस होते हैं। जैसे ये इफेक्टिव रेज गैस के ऊपर टच करती हैं, तो गैस के ऊपर जैसे टच करती अब ये ना तो यहाँ से निकल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे समझे कि गोल गोल दायरे भी होते हैं, गोल गोल दायरे भी होते हैं, जिनको हम कहते हैं परफोरेटेड। किसको कहते हैं, परफोरेटेड। परफोरेटेड मीन्स के होल। परफोरेटेड कहने का क्या मतलब है, क्या होंगे, इधर होल्स होंगे जहाँ से ये इफेक्ट, ये जहाँ से प्रोटॉन इधर बाहर निकले, ठीक है। ऐसे ही प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। जैसे ही ये जो पार्टिकल्स हैं गैस पर टच हुए, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक होने की वजह से यहाँ भी एक ग्लो डेवलप हुआ होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, एक ग्लो डेवलप हुआ होगा। वो एलिमेंट पर डिपेंड है, ठीक है, वो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इधर ग्लो होगा, ठीक है। ग्लो का मतलब कोई ना कोई रोशनी अपीयरेंस होगी, उस रोशनी को इन्होंने नाम दे दिया कौन सा, प्रोटॉन का, ठीक है। इस मेथड से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होती। एक दूसरी बात, तो ये जो सारी जो डिस्कवरी होती है ना, एट लो प्रेशर पे होती, एट लो प्रेशर, ठीक है। वो लो प्रेशर कौन सा था, 0.001 टार। ये टार क्या है, प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। एक बहुत ही लो प्रेशर पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। ये जो हम लगाते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव, ये होती है असल में होती है बैटरीज होती हैं। ये क्या होती हैं, ये क्या होती है, बैटरीज होती हैं, ठीक है। अब इस बैटरीज को कितने वोल्टेज की होती है, ये अपने एक रेंज होती है, डिफरेंट रेंज होती है, ठीक है। एक बहुत से अब डिस्चार्ज ट्यूब की वजह से एक और बहुत सी ट्यूब्स आ गई हैं, उनकी एक फिक्स वोल्टेज नहीं होते, एक रेंज होती है, ठीक है। वो कितनी होती है, 5000 से 10,000 वोल्टेज की होती है, ठीक है। ये रही डिस्चार्ज ट्यूब की, डिस्चार्ज ट्यूब की वजह से कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है, ठीक है। तो बच्चे हमें अपनी दुआ में याद रखें, ठीक है। ये रहा आज का हमारा टॉपिक रहा। तो इस टॉपिक में हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन आपका है,
और आप ज़रूर हमसे क्वेश्चन करें। एक दूसरी बात, हम आपको इधर अपना व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर कर देते हैं, ठीक है, आप वहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल ना करें और इधर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें अगर कोई भी आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि बहुत ही हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए इतना काम करें। एंजॉय करें वीडियो को। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।